हेलो ऑल। सो वेलकम टू हिमालय स्टडी कॉर्नर। और आज हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में। तो जैसे कि हमने जब इनके आर्टिकल्स किए थे, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हमने पढ़े थे पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें हमने सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा था। लेकिन जो एक आर्टिकल 11 था, उसमें हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो उनके ऊपर एक्ट बना सकती है या कोई लॉ बना सकती है, जिसके ऊपर किसी इंसान को सिटीजनशिप हम दे भी सकते हैं और उनकी छीन भी सकते हैं। तो देखो, बाय बर्थ भी सिटीजनशिप मिल सकती है, बाय डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन और नेचुरलाइजेशन। ये वो ग्राउंड्स हैं जिनके तहत इंडिया की सिटीजनशिप इंसान को मिल सकती है। और ये तीन वो ग्राउंड हैं जहाँ पे सिटीजनशिप छीनी जा सकती है या वापिस कर सकते हैं, नहीं मतलब इसके तहत जो है सिटीजनशिप इंडिया की आपकी कैंसिल हो सकती है। तो अब हम इन ग्राउंड्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि बाय बर्थ कैसे ली जा सकती है या बाय डिसेंट और सो ऑन, बाकी जो भी हैं इनको हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो देखो, जो सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में, उसमें ये बताया गया था कि बाय बर्थ जो है आपको सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है। तो देखो, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था 1950, 26 जनवरी 1950, इसमें सिंपल सी बात ये कही गई थी कि बाय बर्थ जो भी इंडिया की टेरिटरी में पैदा हुआ है, उसको बाय बर्थ जो है इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन 1 जुलाई 1987 को इसमें अमेंड किया गया इस एक्ट को, और इसमें ये डाला गया कि ईदर ऑफ पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, कि फादर या मदर इन दोनों में से कोई एक जो है वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, तो उसको जो है इंडिया की सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल जाएगी। ठीक है। तो 2004 तक तो यही चला, लेकिन 2004 में इसको फिर अमेंड किया गया और इसमें ये बताया गया इफ बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, या तो दोनों सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, और वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या दोनों में से कोई एक जो है, फादर या मदर जो है, दोनों में से कोई एक जो है सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, एंड द अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। अब देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक बच्चा है, ठीक है, इसको सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की, लेकिन इसके फादर जो हैं वो इंडिया की सिटीजनशिप उनके पास है, लेकिन जो इसकी मदर है वो इलीगल माइग्रेंट है। इलीगल माइग्रेंट का मतलब होता है कि वो बिना सरकार की परमिशन से जो है वो इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कोई उन्होंने नोटिफाई नहीं किया है इंडिया को कि मैं यहाँ रह रही हूँ या मैं यहाँ पे आई हूँ, और लेकिन वो फिर भी यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो होते हैं इलीगल माइग्रेंट, कि बिना सरकार को बताए हुए या बिना सरकार की परमिशन से आप यहाँ पे रह रहे हो, तो उनको नहीं मिलेगी। ठीक है जी, इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। तो अब जो है बाय बर्थ जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि अगर किसी को सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की, तो फादर या मदर में से दोनों में से कोई एक जो है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और जो दूसरा है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, तभी उसको बाय बर्थ सिटीजनशिप इंडिया की मिलेगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बाय डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है मूल। ठीक है जी, मतलब कि आपके पेरेंट्स इंडियंस हैं, वो यहीं ये रहते हैं, लेकिन बाय डिसेंट जो है, जो इंडिया के बाहर पैदा हुए, उनको कैसे कैसे मिलेगी। अब देखो, 1950 से 1992 तक जो चला, तो उसमें तो ये कहा गया कि फादर जो है वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। ठीक है जी, लेकिन 1992 में इसको अमेंड किया गया। ठीक है, 10 दिसंबर 1992 में इसको जब अमेंड किया, तो इसमें कहा ईदर ऑफ पेरेंट्स, की फादर या मदर दोनों में से एक जो है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम 2004 में इन्होंने क्या किया कि 2004 में इन्होंने इसको फिर अमेंड किया और कहा गया कि जब उस बच्चे का बर्थ हुआ कहीं बाहर कंट्री में, फॉरेन स्टेट में, तो वहाँ का जो रीजनल काउंसिल ऑफिस होता है, वहाँ पे विद इन 1 ईयर उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि इसको इंडिया की सिटीजनशिप
के तहत उसको वहाँ पर रजिस्टर कराना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में भी इंडिया के रीजनल ऑफिस होते हैं। तो अब इस एक्ट के तहत जो कि बाय डिसेंट आपको सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है, तो वो यहाँ पे ये कहा गया कि अगर कोई एक बाहर फॉरेन में कंट्री में पैदा हो रहा है तो उनके पेरेंट्स को उस बच्चे के बारे में वहाँ पे विद इन 1 ईयर जो है उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, जो कि वहाँ का रीजनल काउंसिल ऑफिस होगा। तो बाय डिसेंट आपको ऐसे जो है वो इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी एज पर सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आता है हमारा बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है वो हमारे को सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। तो देखो इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि कोई एक पर्सन है, उसने इंडिया में शादी की और शादी के बाद 7 साल तक वो इंडिया में रहा, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है जी। उसको बाय रजिस्ट्रेशन जो है वो इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और इसका दूसरा एक एग्जांपल ये है कि कोई एक पर्सन है, वो 1950 के बाद इंडिया को छोड़ के चला गया, ठीक है, फॉरेन, और उसने जो है फॉरेन की सिटीजनशिप ले ली। ठीक है, तो इंडिया की तो चलो इसकी कट गई, लेकिन अब इसने फॉरेन की सिटीजनशिप ले ली, लेकिन है था तो ये इंडियन ही ना पहले, तो इनका एक ओसीआई कार्ड बनता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब अगर इसके पास ओसीआई कार्ड है और 5 साल से ज़्यादा वक्त हो गया इसके पास ओसीआई कार्ड को, तो इसको जो है बाय रजिस्ट्रेशन इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप हमें ऐसे मिलती है कि कोई एक इंसान है, उसने यहाँ पे आके, वो इंडिया का नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात, और उसने यहाँ पे आके शादी की किसी इंडियन से और वो 7 साल तक इंडिया में ही रहा, तो वो एलिजिबल है इंडिया के सिटीजनशिप के लिए। और दूसरी चीज़, कोई एक पर्सन है, वो 1950 के बाद जो है वो इंडिया को छोड़ के चला गया था और उसने फॉरेन सिटीजनशिप ले ली थी, लेकिन उसको लेकिन उसके पास ओसीआई कार्ड है। ओसीआई कार्ड होता है आपका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो और 5 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है उसको ओसीआई कार्ड को रखते हुए, तो उसको भी बाय रजिस्ट्रेशन जो है वो सिटीजनशिप इंडिया की मिल जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। और बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप लेना बहुत ही कठिन होता है। अब देखो इसमें ऐसा है कि अगर आपने नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप लेनी है, तो आपको जब आपने अप्लाई करना है सिटीजनशिप के लिए बाय नेचुरलाइजेशन, तो अप्लाई करने की डेट से 12 महीने पहले, मतलब 1 साल तक आप इंडिया में ही होने चाहिए। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ ये, इसमें ये टाइम रखा गया है कि 14 साल का टाइम पीरियड दिया है इसमें, 14 साल में से 11 साल तक आप इंडिया में ही रहने चाहिए। अब देखो ऐसा है कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, ये इंडिया आया और ये यहाँ पे इसको रहते हुए 14 साल हो गए, ठीक है, तो अब ये एलिजिबल है इंडिया की सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, लेकिन कोई एक डेट है, मान के चलो कि कोई भी डेट है एक, तो उसके 12 मंथ तक, मतलब उस डेट से पहले के जो 12 महीने होंगे वो इंडिया में ही होना चाहिए। ठीक है जी। और इसमें ये भी बताया कि उसका गुड करेक्टर का मतलब है कि उसके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं लगा होना चाहिए कि उसने यहाँ पे कोई चीज़ कर दी है, ऐसे कोई फ्रॉड कर दिए, कोई चीज़ें ऐसे गलत चीज़ें कर दी उसने, यहाँ पे आके किसी का कत्ल ही कर दिया, तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और 14 साल में से जो 11 साल है ये पूरे काउंट होते हैं। अब ऐसा नहीं ना कि 14 साल से वो यहाँ रह रहा है लेकिन बीच में वो कभी 1 साल के लिए किसी और कंट्री में चले जा रहा है, 2 साल के लिए किसी और कंट्री में जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता। इसमें से मतलब एक मैक्सिमम टाइम पीरियड रखा गया है कि 14 साल है, 14 साल में से लेकिन अगर आप 11 साल तक इंडिया में रह रहे हो तो आपको सिटीजनशिप आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 12 महीने, जिस दिन आप अप्लाई करोगे उससे 12 महीने पहले तक आप इंडिया में ही होने चाहिए। मतलब एक भी दिन आप किसी और कंट्री में नहीं जा सकते हो, आपको इंडिया में ही रहना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी बताई गई है बाय नेचुरलाइजेशन, जैसे कि हमने जब 8th शेड्यूल पढ़ा था उसमें हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था। इन 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई एक लैंग्वेज जो है वो उसको आनी चाहिए जिस इंसान ने अप्लाई करना है। जैसे ये इंसान है तो इसको जो हमारा 8th शेड्यूल है इसमें से कोई एक लैंग्वेज इसको प्रॉपर आनी चाहिए, ये भी रखी गई इसमें बात। और जब कोई इंसान जो है नेचुरलाइज तरीके से
सिटीजनशिप लेगा तो उसको ओथ भी लेनी होगी, ठीक है जी। और ये जो सिटीजनशिप मिलेगी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये देती है इनको सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन पे, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे पास पार्लियामेंट के पास ये पावर दी गई है, जैसे कि हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट ही एक्ट बनाएगा तो पार्लियामेंट ही देगी इनको सिटीजनशिप। लेकिन बाय नेचुरलाइजेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे मिलती है। तो इसमें देखो 14 साल का टाइम पीरियड रखा गया है, जिसमें से 11 साल तक आप इंडिया में ही होने चाहिए। और जब आपने अप्लाई करना है सिटीजनशिप के लिए उसके 12 महीने पहले तक आप इंडिया में ही रहने चाहिए, और आपके ऊपर कोई भी केसेस वगैरह नहीं लगे होने चाहिए, ठीक है। आपका बिहेवियर जो है सभी के साथ मतलब एक अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। और जो 8th शेड्यूल में हमारी लैंग्वेजेस मेंशन की गई हैं उनमें से कोई एक लैंग्वेज जो है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो आपको एक ओथ भी दिलाई जाएगी, ठीक है। तो ऐसे मिलती है बाय नेचुरलाइजेशन जो है सिटीजनशिप। नेक्स्ट आता है हमारा सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब देखो जैसा कि हमने आर्टिकल 11 पढ़ा था तो वहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर दी गई थी कि अगर कोई टेरिटरी हम बाहर की एक्वायर करते हैं तो उनको कैसे कैसे जो है सिटीजनशिप देनी है। तो ये जो है सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी ये भी हमें यही बताता है, ये रिलेट करता है आर्टिकल 11 के साथ कि जब भी कोई नई टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जो हमारा पार्लियामेंट है वो उन पर्सन्स को नोटिफाई करेगा जो जो उस टेरिटरी में आते हैं कि आप मतलब इनमें से कौन कौन से लोगों को सिटीजन्स बनाया जाए इंडिया का, ठीक है। और एक इनको एक डेट देनी पड़ेगी कि इस डेट से पहले की या इस डेट के बाद जो भी आ रहे हैं वो सिटीजन्स होंगे इंडिया के। तो देखो ये था हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें हमने पढ़ा बाय बर्थ कैसे मिलती है, बाय डिसेंट कैसे मिलती है, बाय रजिस्ट्रेशन कैसे मिलती है सिटीजनशिप, और बाय नेचुरलाइजेशन कैसे मिलती है, और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी कि मतलब आप किसी जैसे मान के चलो कि कोई एक पर्सन जैसे कोई अब जैसे ये भारत है और कोई एक ही देश है, अब यहाँ पे भारत ने इसको एक्वायर कर लिया तो अब इन लोगों को जो सिटीजनशिप है वो कैसे दी जाए, ठीक है। तो ये भी हमारे जो लॉ होंगे जो एक्ट होंगे इनके ऊपर भी, या जिनको नोटिफाई करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो हमारी पार्लियामेंट, इन ये हम बताएंगे, इनको एक डेट देंगे या इनको ये बताएंगे कि आपको ऐसे ऐसे सिटीजन्स बनाया जाएगा इंडिया का, कोई डेट दी जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, कैसे कैसे इंडियन सिटीजनशिप जो है वो ली जा सकती है आपसे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि जैसे कोई एक पर्सन है, ठीक है, ये जो था ये इंडियंस था, ठीक है, मतलब इसके पास इंडियन सिटीजनशिप थी, लेकिन अब ये फॉरेन चला गया और इसने फॉरेन में जाके फॉरेन सिटीजनशिप ले ली, तो इसकी ऑटोमेटिकली जो है वो कट जाएगी इंडियन सिटीजनशिप। मतलब व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलेंटरी एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, मतलब कोई एक इंडियन सिटीजनशिप का इंसान था, वो फॉरेन गया और उसने वहाँ की जो है सिटीजनशिप ले ली, तो उसकी उसकी जो सिटीजनशिप होगी इंडिया की उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। दूसरा है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी मर्जी से कोई सिटीजनशिप छोड़ना चाहे। जैसे मान के चलो कि मैं हूँ, ठीक है, मैं किसी कंट्री जाता हूँ और मैं अब वहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर देता हूँ या कुछ भी कर देता हूँ, या तो मेरे को उसकी कंट्री की सिटीजनशिप चाहिए तो मैं इंडिया को खुद ही नोटिफाई कर दूंगा कि देखो आप मेरी सिटीजनशिप काट सकते हो, ठीक है जी। तो इसको ये होता है रिनंसिएशन। नेक्स्ट आता है हमारा डेप्रीवेशन। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल कर देती है सिटीजनशिप। वो कैसे करती है, अब जैसे कोई एक ये इंसान है इसने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली, ठीक है, मतलब इसने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली मान के चलो बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और इसने वहाँ पे शो किया था कि मैं 7 साल तक इंडिया में रह रहा था और मैंने यहाँ पे शादी की है, लेकिन ये जो था शादी वाला सिस्टम ये एक फ्रॉड था, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि इसने एक फ्रॉड के साथ ये सब चीज़ें की थी और इसने यहाँ की सिटीजनशिप ले ली। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है वो उसकी सिटीजनशिप को कैंसिल कर सकती है, ठीक है जी।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे उसकी सिटीजनशिप कैंसिल कर सकती है। तो ये हमारी कौन कौन से ग्राउंड्स हैं ऐसे जहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप जा सकती है लोगों की। तो पहला था टर्मिनेशन, कि अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हो तो आपकी सिटीजनशिप इंडिया की चली जाएगी बाय टर्मिनेशन। दूसरा था रिनंसिएशन, कि कोई एक पर्सन है वो खुद से छोड़ रहा है इंडिया की सिटीजनशिप अपनी मर्जी से, तो वो होता है रिनंसिएशन। नेक्स्ट है हमारा डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब होता है कि अगर आपने कोई फ्रॉड से सिटीजनशिप ली है यहाँ पे और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपकी जो है सिटीजनशिप को कैंसिल कर सकती है। अब देखो ये था हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955। लेकिन दो तीन ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। फर्स्ट है हमारा NRI, जिसकी फुल फॉर्म होती है नॉन रेजिडेंट इंडियन। अब देखो कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो NRI होते हैं ये इंडियंस नहीं होते हैं, मतलब इनके पास इंडियन की जो है सिटीजनशिप नहीं होती है। ठीक है, NRI वो होता है जिसके पास होल्ड्स इंडियन पासपोर्ट। ठीक है, लेकिन NRI जो होता है वो होता तो इंडियन ही है, लेकिन 182 डेज से कोई अगर बाहर रह रहा है, मान के चलो कि मेरा एक फ्रेंड है वो दुबई चला गया, ठीक है, अब उसको 182 दिन हो गए बाहर जाते हुए, मतलब वो वहीं रह रहा है, ठीक है, तो वो NRI कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट इंडियन। है तो वो इंडियन ही, लेकिन वो वहां पे गया है, मतलब जॉब करने गया है, कुछ भी करने गया है। ठीक है जी, ये है इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा PIO। PIO का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, देखो इसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। देखो ये तो वो है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का जो कार्ड है ये उस इंसान को मिलता है जो जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, मतलब वो इंडिया को छोड़ के जा चुका है और उसके पास वो फॉरेन कंट्री में सेटल हो चुका है और फॉरेन सिटीजनशिप भी है उसके पास। लेकिन इनको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं वो ये हैं कि इनको 15 साल तक फ्री वीज़ा प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। और दूसरी चीज़, ठीक है, लेकिन पर्सन जो PIO कार्ड है वो अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान और श्रीलंका और नेपाल, अगर कोई इन कंट्रीज़ में गया है तो उनको नहीं मिलेगी। बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको मिल जाती है। PIO में ये मेंशन किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि 2015 के बाद इसको मर्ज कर दिया OCI कार्ड के साथ। ठीक है, तो PIO कार्ड जो था उसका मतलब क्या था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और ये वो इंडियन सिटीजन हुआ करते थे जो बाहर जाके रह रहे हैं अब, मतलब उनके पास फॉरेन सिटीजनशिप है, तो इनको 15 साल तक फ्री वीज़ा प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन 2015 के बाद इसको मर्ज कर दिया था OCI के साथ। अब देखो OCI कार्ड क्या होता है। OCI का फुल फॉर्म होती है ओवर सीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या मिलता है कि इसमें लाइफ टाइम फ्री वीज़ा मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें आपको बाकी सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, जितनी भी फैसिलिटीज़ होंगी बाकी और इंडियंस को, लेकिन इसमें आपको इंडिया में आके एग्रीकल्चरल एंड वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और तीसरी चीज़ इसमें ये है, तीसरी चीज़ देखो इसमें ये है कि जो 26 जनवरी 1950 के बाद गए हैं ये उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 26 जनवरी 1950 से पहले आप लोग चले गए बाहर और अब आप अप्लाई करो ओवरसीज के लिए, तो उनको नहीं मिलेगा ये। ठीक है जी, तो ये था हमारा NRI, PIO और OCI।
ये 3 शब्द जो है, ये इसलिए मैंने बताए क्योंकि जब सिटीजनशिप एक्ट हम 1955 पढ़ते हैं तो इसमें हमने काफ़ी एग्जांपल्स देखते हैं इनके लिए। जैसे ओसीआई में रजिस्ट्रेशन में हमने पढ़ा था, पीआईओ को भी वहाँ पे मेंशन कर सकते थे, लेकिन जो पीआईओ है वो 2015 में जो है इसको मर्ज कर दिया गया है ओसीआई के साथ, इसलिए। और एनआरआई के बारे में भी जैसे काफ़ी लोग कई बार ऐसे पजल हो जाते हैं कि जो एनआरआई होते हैं वो फॉरेनर्स होते हैं, तो ऐसा नहीं होता, मतलब उनके पास फॉरेन सिटीजनशिप होती है, तो ऐसा नहीं होता। एनआरआई वो होता है जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है और वो 182 डेज से फॉरेन में रह रहा है, वो एनआरआई होता है। तो ये थी छोटी सी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सो बाकी देखो, सिटीजनशिप एक्ट जो था ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट एक्ट है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए, है ना जी, कि कैसे कैसे मिलती है, जैसे बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन एंड नेचुरलाइजेशन। ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ी हैं, और जो इनमें डेट्स हैं, जैसे बाय बर्थ हमने पढ़ा कि कैसे कैसे, फिर 2004 में आके जो करंट चल रहा है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और वैसे ही बाय डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये था हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। सो थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपकी कोई भी सजेशंस है, आपकी जो फीडबैक है, वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, या तो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो वो चीज़ भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसके ऊपर हम काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच।